चलिए, आज हमारा MPADPO का यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ 3 है, जिसमें हम आज नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस PYQs सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के हमारा जो PYQs है उसमें NDPS एक्ट है, SC/ST एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, IT एक्ट है, कि इन सारे एक्ट से अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम उनको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, with whose concurrence shall the judge of the special court established under the NDPS Act 1985 be appointed by the government? NDPS अधिनियम 1985 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा किसकी सहमति से की जाएगी? तो अब आपको पता होगा कि NDPS एक्ट में NDPS से रिलेटेड मामले सुलझाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाती हैं। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट में जो जज बैठेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, किसके कंकरेंस से की जाएगी? अब कौन करेगा तो ये खुद ही बता दिए, वो पूछ रहे किसके कंकरेंस से की जाएगी, किसकी सहमति से की जाएगी। तो ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड टू अदर सीनियर मोस्ट जस्टिस एंड नन ऑफ द अबो। बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चलो देखते हैं आंसर आपका करेक्ट है या नहीं। तो आंसर इस 20 करेक्ट आंसर है। सेक्शन 36 कहता है कि जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ याद रखो, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेदर इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे कंफ्यूजन वाले ऑप्शन दिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। तो बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ कौन सा शब्द लिखा है। तो गवर्नमेंट शब्द लिखा हुआ है, तो द गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंकरेंस से गवर्नमेंट जो है स्पेशल कोर्ट में जजेस का नियुक्ति करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ द बिलो मेंशन्ड for what purpose shall the national fund be applied by the central government to meet the expenditure incurred in connection with the measures taken for under section 7A of the NDPS Act? सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 7A बात किस चीज़ की कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है। ये एक फंड क्रिएट कर रहा है, एक नेशनल फंड क्रिएट किया जा रहा है, और उस फंड में जो पैसा जमा हो रहा है उस पैसे से हमने जितने भी ड्रग एडिक्ट्स या ड्रग एब्यूज़ वाले केसेस देखे हैं उन केसेस को सुधारने के लिए, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है। और इस फंड के लिए एक गवर्निंग बॉडी भी बनाई जाती है जो सरकार को टाइम टू टाइम एडवाइस करती है कि भाई इस फंड को कब सैंक्शन किया जाना चाहिए, कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नेशनल फंड क्रिएट किया गया है तो वो 7A में किया गया है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये जो नेशनल फंड में क्रिएट किया गया वो किस पर्पस के लिए किया गया। तो ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग, ट्रीटिंग, रिहैबिलिटिंग एडिक्ट, नशाग्रस्त व्यक्तियों की पहचान, उपचार या पुनर्वास। बी प्रिवेंटिंग द ड्रग अब्यूज, मादक द्रव्य दुरुपयोग का रोकथाम। सी एजुकेटिंग पब्लिक अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज, मादक द्रव्य दुरुपयोग के विरुद्ध जन शिक्षा, और ऑल ऑफ द अबो। क्या आंसर होगा? हाँ, क्योंकि देखो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन आपका अगर बेयर एक्ट रीडिंग सिर्फ कर रखी है आपने तो भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप जब रीडिंग करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के पीछे का पर्पस पता होता है कि ये क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? डी, ऑल ऑफ द अबो। तो सेक्शन 7A प्रोवाइड्स कि नेशनल फंड में बी यूटिलाइज्ड फॉर treating, identifying, treating and rehabilitating addicts, preventing the drug abuse and educating the public against drug abuse. नेक्स्ट आते हैं, अब ADPO की टेस्ट सीरीज के बारे में बता देते हैं आपको कि हम एक ADPO की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं।
ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको 20 जून से मिल जाएगी अवेलेबल। कहाँ मिलेगी? तो विधिक शिक्षा एप्लीकेशन पर मिलेगी, जिसका जो शेड्यूल है वो इस अकॉर्डिंग है, जिसमें 25 टेस्ट रहेंगे। एवरी सैटरडे संडे ये टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में सेम वही उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चेक करनी है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 25 टेस्ट है, जिसमें से जो 10 टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज लॉ के होंगे, 5 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज MPGK के, और 10 टेस्ट होंगे FLT फुल लेंथ, जो कि आपके 12 ऑफ सितंबर को ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ मच पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्सन अंडर सेक्शन 27 of the NDPS Act 1985 if he consume cocaine, morphine, diacetylmorphine or any other narcotic drug or psychotropic substance as may be specified by the central government by notification in official gazette। अब यहाँ पर साफ साफ अगर मैं कहूँ तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने ड्रग्स कंज्यूम की है, आपने कोई साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंज्यूम किया है, तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो कितनी सज़ा मिलेगी? तो यहाँ पे 2 प्रकार की सज़ा दी है। एक तो इस सज़ा में दिया हुआ है कि अगर आपने कोकाइन नाम का कोई ड्रग, मॉर्फिन, डाईएसिटिल मॉर्फिन नाम का साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कोई और नार्कोटिक ड्रग या सब्सटेंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है नोटिफिकेशन में, अगर कंज्यूम किया है तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। फर्स्ट इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 10 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, और नन ऑफ द अबो। बताओ साक्षी। ए, साक्षी का कहना है मैम ए आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो ये वाला जो 20 क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सेक्शन 27 के सबसेक्शन 1 से पूछा गया, लेकिन इसका एक सबसेक्शन 2 भी है। सबसेक्शन 2 ने बताया है कि जो सबसेक्शन 1 में दिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस हैं, उसके अलावा कोई दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स और सब्सटेंस का अगर आपने कंज्यूम किया तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ्स है। ठीक है, और ये वाले की कितनी है? 1 ईयर है। ठीक, तो ये वाले नाम याद रखना है आपको, है, क्योंकि ये नाम स्पेसिफाइड है वहाँ पे कि यही वाला नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंज्यूम किया तो ये पनिशमेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अंडर PCPNDT एक्ट 1994 विच कोर्ट शेल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दीज एक्ट। साफ साफ क्वेश्चन है, कौन सा कोर्ट ऑफेंस का ट्रायल करेगा PCPNDT एक्ट में? बताइए। JMFC। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब ये तो उस समय PYQ में है का क्वेश्चन है, तो वहाँ तब MM थे, MM वाली पोजीशन थी ना CRPC में, लेकिन BNSS में अब इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब कौन है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट आते हैं हम 5th क्वेश्चन पर। अंडर PCPNDT एक्ट Section 21, with whom may the appeal be preferred against the order of state appropriate authority by the genetic counseling center, laboratory और clinic। तो अगर genetic counseling center, laboratory और clinic के द्वारा, वो क्लिनिक है जो स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, अगर इनके द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है और इनको कैंसिल कर दिया जाता है इनका लाइसेंस या इनकी परमिशन को, तो ये अपील कहाँ करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। तो पहली बात तो इस नाम का तो कुछ है ही नहीं, उस एक्ट में ही नहीं है, तो इजी ऑप्शन है। अब सेंट्रल और स्टेट से याद है तो अब वहाँ लिख दिया है कि भाई स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो स्टेट वाली है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील जाएगी। ठीक है, सेंट्रल की होती तो सेंट्रल के पास उस पर्टिकुलर सेक्शन में ही लिख रखा है ये सेम चीज़। मैंने आज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो सारे क्वेश्चंस को आपके बेयर एक्ट से लाइन टू लाइन मैच करके आई हूँ। बेयर एक्ट की एज इट इज़ लाइन टू लाइन उठा के दी है।
ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि बेयर इट की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठाए हुए हैं इस ये वाले जो PYQs में आपके आए थे। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच कंडीशन शैल PCPNDT प्रीनाटल डायग्नोसिस टेक्निक बी कंडक्टेड अंडर द PCPNDT एक्ट। ठीक है, तो भाई कौन सी कंडीशन में आप प्रीनाटल डायग्नोसिस करवा सकते हैं? तो इन्होंने कहा है अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और उनकी उम्र 18 ईयर्स से अबो है, if the pregnant woman has undergone 2 or more spontaneous abortion or fetal loss, if there is no family history of mental retardation, और D both A and B। तो किस केस में आप वो करा सकते हैं? B। ठीक है, साक्षी का कहना है मैम B। तो आ देखते हैं, तो बी है सेक्शन 4 में। देखिए सेक्शन 4 में आपको बताया गया है कि प्री नाटल डायग्नोसिस कराना क्या है, अपराध है, ऐसा नहीं करा सकते। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, जो बताता है कि किस कंडीशन में करवा सकते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पे दिया है, उसमें कंडीशन है जैसे फैमिली में हिस्ट्री है मेंटल रिटार्डेशन की, कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी की, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद में अगर वुमेन की 2 से 3 बार अबॉर्शन हो चुका है, उन केसेस में जो है अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज प्री नाटल डायग्नोसिस पूरी तरीके से बैन है। नेक्स्ट आते हैं हम 7th क्वेश्चन, who constitute the special court under the schedule SC and ST Act 1989। तो 1989 SC ST Act 1989 में स्पेशल कोर्ट कौन इस्टेब्लिश करता है? अभी की अभी ये दूसरा क्वेश्चन स्पेशल कोर्ट से पूछा गया। इस मतलब कि जितने भी आपके लॉज हैं उसमें कोर्ट वाला जो पोर्शन है, चैप्टर होता है, जैसे मोटर व्हीकल में क्लेम ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, NDPS में भी कोर्ट वाला चैप्टर, अपील वाला चैप्टर, अपील वाला सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको स्किप नहीं करना है। आपको PYQ एनालिसिस इसीलिए कराया जा रहा है, इससे हमको आइडिया लग रहा है कि सामने वाले की जो सोच है वो किस प्रकार है, कि भैया ज़्यादातर कोर्ट में हमें काम करना है, तो वो कोर्ट से रिलेटेड वाले जितने ज़्यादातर प्रावधान है वो ज़्यादा पूछते हैं। स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है, उसकी अपील कहाँ होती है ना, अब उसकी अपील हुई तो कितने दिन में होती है, ये वाले प्रश्न हैं। आते हैं सेक्शन क्वेश्चन 7 पे, तो कौन करता है बताओ ज़रा? स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट गवर्नमेंट विद द कंरेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 14 में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बात करता है कि अ विक्टिम अंडर द SC ST एक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर। तो यहाँ पर विक्टिम के क्या राइट नहीं है? ठीक है, पीड़िता के कौन से अधिकार नहीं है SC ST एक्ट में? पहला ऑप्शन पढ़िए, अ राइट टू गेट ट्रेवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड ट्रायल, कि अगर विक्टिम को किसी भी तरीके से पूछताछ के लिए ड्यूरिंग द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल बुलाया जाता है तो आने जाने का खर्चा। बी, अ राइट टू बी हर्ड विद फेयरनेस रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सी, अ राइट टू हर्ड सेपरेटली। और डी, अ राइट टू रीजनेबल एक्यूरेट एंड टाइमली नोटिस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो देखिए अगर इसको कोर्ट प्रोसीडिंग का टाइमली नोटिस नहीं मिलेगा तो ये पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना, मतलब ये राइट तो उसको अवेलेबल है। दूसरा, ये राइट भी उसको अवेलेबल है। ठीक, अब बचते हैं ये दोनों। अब इन दोनों में भी आप एक बात देखो कि अगर उसको फेयरनेस, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अगर ट्रीट नहीं किया तो क्या आप जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल्स को वो कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कानून बनाया क्यों जाता है, उसका ऑब्जेक्ट देखिए ना। तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं और A, B और D ऑप्शन को एलिमिनेट करके C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि विक्टिम को सुनवाई का अलग से अवसर होगा, कि विक्टिम की सेपरेट सुनवाई होगी और इसकी, कोई पॉक्सो का मामला थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SC ST एक्ट 1989 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
17 गुड, abolition of untouchability. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. अंडर विच सेक्शन ऑफ द SC and ST एक्ट 1989 इज द एंटिसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड? भैया SC ST में अगर मामला बन गया, FIR दर्ज हो गई, तो बेल, एंटिसिपेटरी बेल तो नहीं मिलने वाली है आपको. आप सोचो कि हम पहले ही जाके एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दे FIR लॉन्च होने से पहले, तो अलाउ नहीं है. कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर पूछा है, सेक्शन 18. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, अब आपको पता होगा एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या है. अग्रिम जमानत. कि FIR लॉन्च होने से पहले अगर आपको ऐसा डर है कि आपने कोई अपराध हो गया है या आपको कोई अरेस्ट करने वाला है, तो आप पहले से जाकर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जिस वक्त फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास में एंटिसिपेटरी बेल है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. A person who has granted a license to issue an electronic signature certificate is known as. ये definition clause से आया है दीपांशु. गुड. सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणित प्राधिकारी. आपको पता होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करना है, मतलब तो उसके लिए आपको कंट्रोलर से लाइसेंस लेना होगा. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी पहले कंट्रोलर से लाइसेंस लेती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं. फिर अब जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए वो इनके पास में अप्लाई करते हैं. ठीक है, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रजिस्टर करवा लेते हो तो कहाँ जाते हो? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास. चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या है? डी. क्या है ऑप्शन इसका? डी है. चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं, और इसका सेक्शन क्या है ये बताओ पहले मुझे. IT एक्ट में कौन सा सेक्शन है जहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंट्रोलर के पास लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करता है टू इशू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट? जो बच्चे लाइव जुड़े हैं वो बता सकते हैं क्या? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है. सेक्शन 21. ठीक है, पहले चलो, जिनको सेक्शन याद नहीं होते हैं तो उनके लिए तो MCQ सॉल्व करना वरदान है, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं हो रहे. MCQ में फंसेंगे तो शायद हो सकता है याद हो जाए. ऐसा होता है ना, इंसान की एक प्रकृति होती है कि इंसान गलती करके ज़्यादा अच्छा सीखता है. तो MCQ में गलती करोगे तो सीख जाओगे, और ना बिना गलती करे सोचो कि हम याद कर ले सेक्शन, मैम याद नहीं होता, तो नहीं होगा. उसके लिए MCQ सॉल्व करना होगा. हाँ, अब नहीं भूलोगे ना, क्योंकि सुन लिए है लेक्चर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 ने कहा कि एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न और रिपोर्ट कैन बी पेनलाइज्ड अप टू रुपीस. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए कहा था, आपने नहीं की, तो उससे अगर आपने वो डॉक्यूमेंट, रिटर्न या इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो उसके लिए पेनल्टी कितनी दे रखी है? 1.5 लाख रुपए, 25,000, 50,000 और 5,000 हर दिन का. और कोई कुछ बोलना चाहता है? चलिए, ठीक है. सेक्शन नंबर 44 का ऑप्शन है ए. ठीक है, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13. अंडर द IT एक्ट प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अब यहाँ पर चिल्ड्रंस के बारे में पूछा है. ठीक है, एक तो है कोई नॉर्मल पर्सन को आप डिपिक्ट कर रहे हैं, और एक हो रहा है चिल्ड्रंस को डिपिक्ट कर रहे हैं. तो चिल्ड्रन के बारे में पूछा है, कौन सा सेक्शन है? 66, 67A, 67B और 68. चलिए, तो हमारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं 67B. तो देखते हैं अब ये आंसर सही है या नहीं है. ठीक है, तो ये बी वाला सही आंसर है. और ए में क्या दिया हुआ है ये बताएंगे? सेक्शन 67A में क्या दिया है? सेम चीज़ दे रखी है, बस चिल्ड्रन नहीं लिखा है वहाँ पे.
देख लो, अच्छी ट्रिक है। चलिए 14th वाला क्वेश्चन, विच पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में आपको एक सेक्शन में स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में मामला है, वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कौन सा पुलिस ऑफिसर इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगा, अन्य मामले में कौन, और जहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होता है जिन शहरों में, वहाँ कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है। तो अब आप मुझे आंसर बताइए। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द केस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एंड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और बोथ ए एंड बी एंड डी ओनली ए। चलो अब रोशनी ने सी बोल दिया तो हम मान लेते हैं इसका ऑप्शन जो है आंसर है सी। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 में दे रखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन 17 में 3 चीज़ें दे रखी है। एक तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में तो कौन है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, जहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम लागू होता है वहाँ पर कौन करेगा, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और थर्ड वाला क्या है, जहाँ पर नॉर्मल सिर्फ कोई ये और इस कैटेगरी में नहीं आता है, उस जगह पर कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, एसआई रैंक से ऊपर वाला पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है भाई, याद रखना इसको, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस बार दिल्ली वाला पूछ लिया, पिछली बार कुछ और पूछ लेंगे। चले आइए, विच सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 डिफाइंस क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन नंबर 13। ठीक है, तो अब क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार या सदाचार को परिभाषित करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी लोक सेवक के पास सरकार की कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को वो मिस अप्रोप्रिएट करता है अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट। और ये कहाँ दे रखा है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 13 में दे रखा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, whoever convicted of an offense under Prevention of Corruption Act 1988 subsequently commit an offense punishable under this act shall be punishable with। मतलब ये है कि एक बार अपराध कर दिया करप्शन एक्ट में, दूसरी बार फिर करा, तीसरी बार फिर करा, तो सब्सिक्वेंटली वो व्यक्ति अपराध कर रहा है, यानी हैबिचुअल ऑफेंडर की बात कर रहे हैं, आदतन अपराधी। कहाँ दे रखा है आदतन अपराधी से रिलेटेड, कौन सा सेक्शन है, 18, 11, 14 या 15? करेक्ट आंसर बताओ या दाव नहीं लगा रहे हो। ठीक है, बी ऑप्शन है, सेक्शन नंबर 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सही सही बताना है ना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 सेटल्ड फ्यू प्रिंसिपल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये प्रिंसिपल्स लिखे कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 3 में। कितने प्रिंसिपल्स है टोटल, 16 प्रिंसिपल्स हैं। तो अब उसमें से कौन सा प्रिंसिपल है ये पूछा गया है, हाँ कौन सा प्रिंसिपल है, पहला वाला है, चलिए दूसरा भी है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंडर द जेजे एक्ट 2015 हु मे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ चिल्ड्रंस होम। चिल्ड्रंस होम को कौन एस्टैब्लिश करेगा, कौन मेंटेन करेगा, ग्राम पंचायत या फिर कोई एनजीओ के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और थ्रू एनजीओ, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसका एक अलग से चैप्टर दे रखा है, वहाँ लिख रखा है, और वहाँ पे अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ही है,
पूरे चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो। रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ जेजे एक्ट 2015 चाइल्ड मीन्स, चाइल्ड का मतलब क्या होगा? जिन्होंने अभी 18 ईयर्स की उम्र कंप्लीट नहीं की है, तो 18 वर्ष से कम की आयु, वो कौन होगा? चाइल्ड होगा फॉर द पर्पस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ये जो चाइल्ड है, इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दो तरीके से बताया गया है। दो प्रकार के चाइल्ड है, एक है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जिन चाइल्ड ने कोई अपराध किया है उनको चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहते हैं। ऐसे चाइल्ड जिनको कि किसी प्रकार से सोशली क्या किया गया था, अबेंडन कर दिया गया है, या सोशली उनको किसी प्रकार से त्याग दिया गया है, तो वो बच्चा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई है? यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया है। और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, हम जिसको कहते हैं CWC। आइए समझ में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इज द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एप्लीकेबल टू इंटर कंट्री रिलेटिव एडॉप्शन? अंतरदेशीय सापेक्ष गोद लेने पर लागू होगा? बताइए। आंसर इज नो। यस अकॉर्डिंग द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 60। सी नो कारा गाइडलाइन अप्लाई ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन और डी नन ऑफ द अबो। पहले तो मुझे बताइए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अडॉप्शन से रिलेटेड 3 सेक्शन हमने पढ़े थे, 59, 58, 59 एंड 60। ठीक है, चलिए बताइए। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। आंसर जो है वो बी है। बी सेक्शन 60 इसी की बात करता है। ठीक है, चलिए आते हैं 21। ये तो मैंने आपको क्लास में मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया था, तब उस वक्त ही मैंने आपको हाईलाइट करा था, और देखो ये क्वेश्चन सच में ही आया था। ठीक है, कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध तब होता है जब रक्त में अल्कोहल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अब अल्कोहल की मात्रा कितनी क्या अधिक होती है? 10 ml पर 100 ml, 10 मिलीग्राम पर 100 ml, 30 ml पर 100 ml और 30 mg पर 100 ml। चलिए हमारे बच्चे तो डी बता रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। चलिए चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम MP ADPO जो कोर्स है। अगर आपको ये परचेस करना है तो अब आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, हम वो लेक्चर अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लें और अपने उसे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ले, तो आप हमारा MP ADPO का कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं विधिक शिक्षा ऐप से। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ डाउट है, तो आप हमारा एक नंबर है 9111113616 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि इस वाले कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलने वाला है। तो चलिए, हाँ हम कहाँ रुक गए थे? mg लिखा हुआ है। ठीक है, 30 mg लिखा हुआ है कि अगर 30 मिली mg मात्रा पाई गई आपके ब्लड में, 100 ml ब्लड में अगर 30 mg की मात्रा पाई गई शराब की, और आप गाड़ी चला रहे थे, तो आपके ऊपर अपराध बन जाएगा कि आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 22। नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड अ लर्नर्स लाइसेंस to drive a transport vehicle unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least। भैया ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए तो एक वहाँ पर वो भी दे रखा है, एज लिमिट भी दे रखी है।
कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की एज लिमिट अलग है और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइव करने के लिए लाइसेंस लेने की एज लिमिट अलग दे रखी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव करने का लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास लर्निंग लाइसेंस ना हो। कब लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का लाइसेंस ना हो, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 18 मंथ या 1 ईयर का। चलिए, इसका आंसर इज डी, 1 ईयर। सेक्शन 7 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास में लाइट मोटर व्हीकल ड्राइव करने का 1 साल तक लाइसेंस रहा है तो फिर वो ऑब्टेन कर सकता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का लर्निंग लाइसेंस। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है हैवी मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आता है। हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था मोटर व्हीकल एक्ट की। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। नेसेसिटी फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मोटर व्हीकल अंडर सेक्शन 29 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कंडक्टर लाइसेंस कहाँ जरूरी है? विकलांग गाड़ी में, स्टेज कैरियज यानी मंजिली गाड़ी, मैक्सी कैब और ओमनी बस। मंजिली गाड़ी, स्टेज कैरियज। ठीक है, ये स्टेज कैरियज नहीं है, आपके बेयर एक्ट में मंजिली गाड़ी लिखा हुआ है। तो मंजिली गाड़ी में अगर कोई कंडक्टर काम करेगा तो उसको उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी, सेक्शन नंबर 29 कहता है। क्वेश्चन 24 कहता है, अब ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का क्वेश्चन है। अब आप डर रहे थे मैम मोटर व्हीकल एक्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये आपके एग्जाम में ही आया था, तो डरने की क्या ज़रूरत है, आपको याद तो था सब। देखिए 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कम्युनिकेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू अ पर्सन डिटेन्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो भैया नेशनल कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है रिगार्डिंग द डिटेंशन? Which of the following statement is true with regard to the communicating the grounds of detention? कि अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में कोई भी डिटेंशन ऑर्डर पास करा जा रहा है किसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए, तो हमें उस व्यक्ति को उसके डिटेंशन के आधार ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, आधार बताना होगा। तो उन आधार बताने के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 4 कथन है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि detained person has to be informed as soon as possible. B, detained person has to be informed ordinarily not later than 5 days. Detained person has to be informed in exceptional circumstances not later than 15 days. Or detained person has to be informed not later than 30 days. चलिए एक बार मैं देख लेती हूँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर है बी कि डिटेन पर्सन हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड ऑर्डिनरली नॉट लेटर देन 5 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 5 डेज है। ठीक है, ये जनरल रूल है। उसके बाद में 15 डेज का उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रखा है ग्राउंड, सिर्फ अगर उसी के आधार पर है तो 15 डेज में आप कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। द डिटेंशन ऑर्डर इज नॉट इनवैलिड और इनऑपरेटिव अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बिकॉज। अब भाई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में अगर कोई निरुद्ध आदेश पारित किया गया है तो वो आदेश अविधि मान्य नहीं हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ए पॉइंट दिया है कि द पर्सन इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया है वो गवर्नमेंट सरकार की जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, या पर्सन इज ऑलरेडी अंडर डिटेंशन आउटसाइड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या जिसके खिलाफ पारित कर दिया वो ऑलरेडी कहीं बाहर है। उसके बाद बोथ ऑफ दी अबो या नन ऑफ दी अबो, बोथ ऑफ दी अबो, सी आंसर होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इनवैलिड नहीं होता डिटेंशन ऑर्डर, चाहे जिसको डिटेन करना है वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना बैठा हुआ हो। ठीक है, वो वैलिड रहेगा। चलिए
तो इसी के साथ आज हमारा ये जो सेशन है वो ख़त्म होता है। तो आपको अब कल हमारा एक लास्ट सेशन होगा जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे और इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमको पढ़ाई कैसी करनी है, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। मैंने आज का एक एक सेक्शन की एक एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बेयर एक्ट की है, एज इट इज़ बेयर एक्ट की लाइन है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच।